आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी में पिछले हफ्ते बेयर्स का साम्राज्य लगातार तीसरे हफ्ते देखने को मिला। नेगेटिव बात यह भी रही कि सेंटिमेंट्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल नजर आए, जहां पे हेडविंड्स देखने को मिले और दलाल स्ट्रीट पर सारी जगह पेसिमिज्म देखने को मिला। मोटा मोटी पिछले हफ्ते की बात करें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को मिला दलाल स्ट्रीट पर। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,092 माइनस 0.48%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,190 माइनस 0.56%। इस बिकवाली का मुख्यतः आरोप जाता है विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली को। इंडियन इक्विटीज में उनकी बिकवाली भारी देखने को मिल रही है। आयरॉनिकल देखे तो ये एक बुरा साइन है। अब तक जनवरी महीने में देखे तो उन्होंने कुल मिलाकर 69,080 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने केवल एक ही ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी दर्ज की है। 27 सितंबर 2024 के बाद अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ₹2.5 लाख करोड़ तक की हो गई है, जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया था 26,277.35 मार्क पर। फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पहले ही 3,25,000 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं। उसके बाद की चिंता का विषय यह है कि ट्रंप के टैरिफ प्लान्स भी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है ब्रिक्स नेशंस पर, अगर वे डी डॉलराइजेशन इफेक्ट करते हैं तो। इसके साथ साथ व्यापारी ये भी देखना चाहेंगे कि क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से लेकर टैरिफ्स लगाते हैं क्या 25% के कनाडा और मैक्सिको पर। बॉटम लाइन, आगे खराब समय है। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 200 डीए में 23,985 मार्क के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स की भी बात करें तो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न देखने को मिल रहा है। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी 23,000 मार्क के नीचे अगले इंटरमंथ सपोर्ट्स 21,281 मार्क पर देखे जा रहे हैं, जो कि जून 4 इलेक्शन डे का लो है। संक्षेप में कहें तो दलाल स्ट्रीट पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली की वजह से पैनिक देखने को मिल रही है। अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये देखते हैं। निफ्टी में नेगेटिव बायस ज्यादातर देखने को मिला, जहां पे हफ्ते का अंत 0.48% नीचे हुआ। बैंक निफ्टी में भी स्लगिश व्यापार देखने को मिला, 0.36% नीचे पूरे हफ्ते के लिए 48,368 मार्क पर क्लोजिंग देखने को मिला। किंतु निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.30% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.24% वीकली बेसिस पर नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स तो मेजर अंडर परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.07% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4.05% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.55% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.48% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स ज्यादा रहे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 9.12% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 4.10% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.85% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.47% नीचे, निफ्टी पीएसई इंडेक्स 3.27% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.72% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.87% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.97% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.86% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो जोमेटो सबसे बड़ा लूजर था, जहां पे पिछले हफ्ते स्टॉक प्राइस 13% नीचे रही, क्योंकि कंपनी के Q3 रिजल्ट्स काफी खराब आए, जहां पे ईयर ओवर ईयर 57% स्लाइड देखने को मिला नेट प्रॉफिट में ₹59 करोड़ पर। सीक्वेंशियली भी देखे तो प्रॉफिट 66.5% नीचे रहा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस में भी 9.5% की गिरावट नजर आई, बावजूद इस बात के कि कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अच्छे आए। इस बढ़त का श्रेय जाता है कंपनी के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS डिवीजन को, जो एक प्राइमरी इंजन है कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अच्छे आने का। हमें लगता है कि बड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसका अहम कारण दिया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेच वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरे हफ्ते रेंज बाउंड रहा। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अनुसार प्रॉफिट 19% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹507 करोड़ पर। टोटल इनकम मॉडरेटली बढ़ी 1.7% से। हुडको 6.37% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि कंपनी का Q3 नेट प्रॉफिट 42% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹735 करोड़ पर। इस नवरत्न कंपनी ने अपना बोरिंग प्लान, जो कि करंट ₹40,000 करोड़ पर था, उसको बढ़ाकर 55,000 करोड़ का कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि क्वांटम बिजनेस जंप देखने को मिल रही है और इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। टाटा कम्युनिकेशंस 4% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अनुसार नेट प्रॉफिट 424% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर ₹236 करोड़ पर। किंतु स्टॉक प्राइस में गिरावट का कारण स्ट्रेच वैल्यूएशंस को दिया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 6.67% ऊपर बढ़ा, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने 17% डिक्लाइन दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹1,470 करोड़ पर। स्टॉक प्राइस की बढ़त का श्रेय जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हो रही डिमांड रिकवरी को।
KEIB 3.63% पिछले हफ्ते ऊपर रहा, जहां पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 9.4% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखने को मिला रुपीज 164.8 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर का आंकड़ा रुपीज 150.6 करोड़ का था। रेवेन्यू भी 20% से बढ़ा रुपीज 2467.2 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 2059.3 करोड़ पर था। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 8.5% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि कंपनी के Q3 नेट प्रॉफिट में 43% जंप देखने को मिला, जिसका श्रेय जाता है हायर प्रीमियम कलेक्शन में नए पॉलिसी सेल्स से। कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट रुपीज 326 करोड़ पर देखने को मिला था, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 227 करोड़ पर था। L&T फाइनेंस में स्लगिश व्यापार देखने को मिला, जो कि 2.34% नीचे रहा। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अनुसार कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2% गिरा ईयर ओवर ईयर रुपीज 626 करोड़ पर। इस गिरावट का कारण जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर बढ़ते हुए प्रेशर को और साथ साथ बढ़ते इम्पेयरमेंट कॉस्ट को भी। MCX के स्टॉक प्राइस में भी 4.89% की गिरावट नजर आई, जहां पे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 57% ईयर ओवर ईयर देखने को मिली। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो रुपीज 160 करोड़ पर देखने को मिला। कोटक महिंद्रा के शेयर प्राइसेस में 7.36% का उछाल नजर आया। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अनुसार कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रुपीज 4701.02 करोड़ पर देखने को मिला, यानी कि 10.23% की ग्रोथ। कंपनी का टोटल इनकम रुपीज 23,945.79 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि 0.57% नीचे रहा। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 24,083.15 करोड़ पर देखने को मिला था। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: विप्रो 13.53% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 7.26% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 6.67% ऊपर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 5.09% ऊपर, ग्रासिम 4.84% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में ट्रेंट 11.68% नीचे, SBI लाइफ 6.50% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 6.49% नीचे, अदानी पोर्ट्स 5.96% नीचे और टाटा मोटर्स 5.85% नीचे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे ही जाएगा। वैसे देखें तो वॉल स्ट्रीट ने ट्रम्प के सेकंड टर्म की शुरुआत अच्छे गेंस के साथ की है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये आश्वासन दिया कि वे स्वीपिंग मूव्स कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड को रीशेप करने के लिए, और सबसे जरूरी बात यह कि वे मौजूदा बूमिंग यूएस इकोनॉमी को और आगे ले जाएंगे, वो भी ज्यादातर अपने ट्रेडिंग कंट्रीज के खर्चों पर। और जाहिर है कि निफ्टी और इसके स्टॉक्स इस वजह से रोते नजर आए, जो इस बात को दर्शाता है कि दलाल स्ट्रीट अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है एक पोटेंशियल फॉलआउट के लिए प्रपोज ट्रम्प टैरिफ्स के। हमें डर लग रहा है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे जा सकता है। सबका ध्यान अब यूनियन बजट 2025 पर है, जो 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये उम्मीद है कि वे ये दिखा दे दुनिया को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू अभी भी जारी है। हमें लगता है कि पिछले बजट की तुलना में इस बजट से अब ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है। बाकी दो अहम कैटलिस्ट नियर टर्म में, पहला फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली पॉलिसी मीटिंग जो जनवरी 28 और 29 के बीच होने वाली है। दूसरा दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को होने वाली है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.